Good morning, students. So today we are continuing our chapter number 2, which is current electricity for 12th class physics. तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है और आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, सपोज दिस इज ए वायर ऑफ एनी कंडक्टर, सपोज कॉपर और आयरन और एल्यूमिनियम, तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस अगर हम कोई बैटरी लगा देते हैं जो इसको कितना पोटेंशियल दे रही हो, V वोल्ट इसको पोटेंशियल दे रही है, तो इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपने पढ़े भी थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो क्या बनता है, करंट बनता है। तो सपोज आई करंट ये बना देता है। तो ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी बॉडी के अंदर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि वाटर किसी पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है अगर, तो इसकी जो हाइट्स में डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वाटर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों की हाइट में डिफरेंस जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख लो या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख लो। यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं R, और V इज इक्वल टू RI हमारे पास आ जाता है एक जर्नल फॉर्मूला। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऐड किया है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। रेजिस्टेंस को अगर हिंदी में अगर देखें तो क्या है, ये रुकावट है जो करंट के लिए प्रोड्यूस करती है। सड़क पर हम चलते हैं तो आगे ब्रेकर लगे होते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारी स्पीड को कम कर देते हैं, हमारी स्पीड को डाउन कर देते हैं, वेलोसिटी को कम कर देते हैं। तो सेम इज द वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस विच इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। तो ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमें R मिलता है। अगर R के बारे में और कुछ जानना है तो क्या कर सकते हैं, R की अगर वैल्यू निकाली जाए तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो R इज इक्वल टू V बाई वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि R की अगर यूनिट देखें तो R की यूनिट होती है ओम। R की जो यूनिट है वो होती है ओम। R को ओम में मेजर किया जाता है। तो अगर 1 ओम की डेफिनेशन अगर हमने बनानी है 1 ओम, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। इसकी जो यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट होती है ना, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है वो कितना है 1 वोल्ट, और जो करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, कि जब आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है और उसमें उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर 1 एम्पियर हो, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर एनी कंडक्टर। जबकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि गिवन टेम्परेचर पर ये सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है कि कैसे ये आपस में चेंज हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अगर आपको याद हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि अगर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो A हो, इस कंडक्टर की जो लेंथ हो L, इस तरह से हमने काफी जो क्वांटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया E, इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो कितनी होगी VD, उसका नाम दे दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इन्हीं क्वांटिटीज की टर्म्स में हमें R की वैल्यू चाहिए तो हम उसको कैसे देखें, क्योंकि इतने सारी क्वांटिटीज की टर्म्स में अगर R की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमें पता चलेगा कि R किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों को चेंज करने से R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू NaEVD। आपको याद होना चाहिए, ये हमें रिलेशन मिला था जो हमने दिखाया था कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ने भी पढ़ी थी हमने, कितनी थी E डिवाइड बाई M इंटू 2। ये कैसे आई थी, माइनस की। जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नोट डायरेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप VD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्लियर है।
तो VD की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो I इज इक्वल टू NAE ये हो गया। VD की जगह क्या आ गया E डिवाइड बाय M इंटू टो, ये वैल्यू आ जाती है। अगर इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू NAE स्क्वायर E टो बाय M। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए अब नई चीज, हम करंट तो हमने पहले भी रिलेशन निकाल दिया, नई चीज हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद रेजिस्टेंस। सो वी हैव टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस हियर। और वो कैसे कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, उसके नेगेटिव के इक्वल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये भी माइनस यहां से हटा दिया। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर कांस्टेंट है तो उस टाइम पर क्या रहेगा कि हम इसकी जो चेंज है वो नहीं लिखेंगे। चेंज कब लिखते हैं, ये वैल्यूज कब हो रही है जब इनकी वैल्यू लगातार चेंज होती है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमें इनका चेंज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या रहेगा v डिवाइड बाय डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है दोनों टर्मिनल्स के बीच में, जो कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है l। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है v बाय l। तो E को हम क्या लिखेंगे v बाय l, यहाँ पुट कर देते हैं। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NA E स्क्वायर, उसके बाद क्या आ गया टो बाय M, और इस E की जगह क्या आ गया V बाय L। तो यहाँ पर आ गया V बाय L, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहां से हमने क्या करना है, यहां से हम करेंगे कि इनको यहाँ पर R बनाएंगे। अब R का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R का क्या होता है V बाय I। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में I भी है और V भी है, V और I दोनों है। तो दोनों के लिए अब हम क्या करेंगे, I को इस तरफ ले जाओ, बाकी सारे टर्म्स इस तरफ ले आते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो R है वो आ जाएगा हमारे पास, या V को इधर निकाल लो। तो ये क्या बन गया I बाय V इज इक्वल टू NA E स्क्वायर टो बाय ML। क्लियर हो गया। इसको उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो गया V बाय I इज इक्वल टू N, उल्टा हो गया भी, तो ये हो गया ML डिवाइड बाय NA E स्क्वायर टो, ये आ जाएगा। V बाय I को हम क्या लिख सकते हैं R, तो ये हो गया R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाय NA E स्क्वायर टो, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें जो R है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द चार्ज कैरियर। अब मास ऑफ द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक कंडक्टर के लिए, गिवन कंडक्टर के लिए वो भी कांस्टेंट रहेंगे। और जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर एक टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर पूरे कंडक्टर का सेम है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है कि R जो है वो M डिवाइड बाय N E स्क्वायर टो इंटू L बाय A, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर रिलेशन बन गया किसके बीच में, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को लिख सकते हो और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो R है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। हमें आगे भी पढ़ना है कि इन चीजों पर ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ R को यही छोड़ देते हैं कि इन चीजों पर डिपेंड करना है, कैसे करेगा वो बाद में करेंगे डिस्कस। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इन टर्म्स पर कैसे डिपेंड करता है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो अब रेजिस्टेंस के आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, अब बहुत बड़े मटेरियल का आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, एक और वैसा ही मटेरियल आपको दे दिया कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफरेंस, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है,
लेकिन इसको सुटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस कंडक्टर की एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक यूनिट लेंथ एक यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो क्या रहेगा, चाहे अब आपको कितना भी लेंथ कितना भी एरिया दे दिया जाए तो आप उसका रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग। तो वो बहुत इजीली आपको रेजिस्टेंस का जो काउंट है वो कर सकते हो। तो इसीलिए एक और टर्म यूज की जाती है जिसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है, 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा फॉर एनी कंडक्टर इज नोन एज रजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, दैट कंडक्टर। तो यहाँ पर इसको अगर एक्सप्रेशन अगर हमने बनाना है तो रजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बना सकते हैं। देखो R जो है यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो किसी गिवन कंडक्टर में कांस्टेंट है। तो एक कंडक्टर के लिए जो एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के। इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू L बाई A एंड वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि हमने चेंज कर दिया इसको किसमें, इक्वल टू में। तो मैंने यहाँ पर रो लगा दिया, इसको रो बोल देते हैं, ग्रीक लेटर है इसको बोल दिया रो। तो रो इज द रजिस्टिविटी, यहाँ पर जो रो है वो है रजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, तो यहां से आपको वही डेफिनेशन भी मिल जाएगी। अगर हम क्या करें, L की वैल्यू कितनी कर दें 1 मीटर और एरिया की वैल्यू कितनी कर दें 1 मीटर स्क्वायर, दोनों की जगह 1 आ जाएगा, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो। तो वही तो हो गया कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन length of the material is 1 meter and area of the conductor is 1 meter square, then the resistance of that material will be equal to the resistivity of that material। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर जैसे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया, रो का भी वैसे ही निकल जाएगा। रो का कैसे निकालोगे, रो इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो गया R इंटू A बाई L। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया किसका फॉर्मूला, रो के लिए। अब जैसे रेजिस्टेंस के लिए किया हमने कि रेजिस्टेंस इन टर्म्स में किसी कंडक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वैसे ही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं कि वो किसी कंडक्टर के जो क्वांटिटीज हैं, जो छोटी टर्म्स हैं, ये इनके ऊपर किस तरह से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास R की वैल्यू गिवन है, वो सिर्फ भी R की वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं तो रो का भी रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, ये रो इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है M डिवाइड बाई N E स्क्वायर टू इंटू L बाई A। R की वैल्यू तो हो गई ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन में R ये पुट हो गया और मल्टीप्लाई में क्या है A बाई L, तो A और L, तो L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू M N E स्क्वायर टू। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसी मटेरियल की वो इन चीजों पर डिपेंड करती है, और ये सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर लेंथ और एरिया की बात नहीं आई है, तो यहाँ से ये भी बात आप क्लियरली रख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, वो लेंथ तो कितनी होनी चाहिए 1 मीटर और एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तभी हम उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। इसीलिए इसके एक्सप्रेशन में ना लेंथ की बात की गई है ना एरिया की बात की गई है, क्योंकि वो कंडीशन तो हमने पहले ही फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो है तभी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिपेंडेंस है रो की, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस मेटल के लिए किस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तब तक के लिए आपने इसको अच्छे से समझ लेना है।